बच्चों कैसे हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मस्त भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक और वीडियो। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं आज का सवाल पहला क्या है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि रणछंदमल रचना के रचयिता कौन है? कह रहा है कि रणछंदमल जो है इसके रचयिता कौन है? भट्ट केदार हैं, जोइंदू हैं, मधुकर कवि हैं या फिर सिरधर हैं? आपको बताना है कि रणबल छंद जो है इसके रचयिता कौन है? भट्ट केदार हैं, जोइंदू हैं, मधुकर कवि हैं या सिरधर हैं? तो आपको बताना कि इसके रचयिता जो है वो कौन इसके रचयिता जो है वो हैं, तो आपको इसके बारे में आपको बताना है। चलिए बताइए भाई, इसके रचयिता कौन है? चलिए इसके रचयिता देखे जाए तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता सिरधर हैं। अ, रचयिता कौन है इसके? सिरधर हैं। भट्ट केदार जो है उस इनकी जो रचना है वो जयचंद्र प्रकाश है। जो इंदु की रचना जो है वो परमात्मा प्रकाश है। और मधुकर कवि की रचना जो है वो जयमंक जसचंद्रिका है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? आचार्य शुक्ल की यह उक्ति जो है किसके विषय में है? कि उनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह जो उक्ति है यह किसके संदर्भ में है? तो यह जो है तुलसी के संदर्भ में है, रहीम के संदर्भ में है, कबीर के संदर्भ में या वृंद के संदर्भ में है? तो देखो बच्चों, यह जो है रहीम के संदर्भ में कही गई है। किसके संदर्भ में कही गई है? रहीम के संदर्भ में यह बात जो है शुक्ल जी ने कही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है। दूसरा है, संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है। तीसरा कह रहे हैं कि संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। और चौथा कह रहे हैं कि संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। तो आपको बताना है कि कौन सी बात इसमें से जो है वो गलत है। बताइए कौन सी गलत है? तो देखो बच्चों, इसमें जो गलत बात है वो है सी वाला, संत काव्य ने शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना है। ऐसा नहीं है, परम आवश्यक उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान को जो है नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि जो हम देखते हैं वही सत्य है, तो जो यथार्थ है वो सत्य माना है। चलिए अगला क्या है? चौथा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कुतुबुन की रचना क्या है? आपको चौथे वाले में बताना है कि कुतुबुन की कौन सी रचना है। चित्रावली है, मधुमालती है, मृगावती है या आखिरी कलाम है? तो आपको बताना है कि कुतुबुन की कौन सी रचना इसमें से है। तो चौथे का बताइए उत्तर। तो देखो बच्चों, जो कुतुबुन की रचना है उसका नाम मृगावती है। क्या है? कुतुबुन की रचना जो है वो मृगावती है। चित्रावली जो है वो उस्मान की रचना है। मधुमालती जो है वो मंझन की रचना है। और आखिरी कलाम जो है वो जायसी की रचना है। किसकी है? जायसी की रचना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? कह रहा है कि राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? केशवदास ने, अग्रदास ने, लाल दास ने या नाभादास ने? तो आपको बताना है कि राम भक्ति जो शाखा थी उसमें रसिकोपासना का समावेश किसने किया था? तो बच्चों, पांचवा का उत्तर अगर देखा जाए तो पांचवा का उत्तर बी हो जाएगा, अग्रदास ने किया था। किसने किया था? अग्रदास ने किया था। और इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। और इनको अग्र अली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अग्र अली के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए अगला किस देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? कह रहा है कि सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? पंडित रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या मैथिली स्वर्णगुप्त ने? तो आपको बताना है कि सूरदास को जीवनोत्सव का कवि जो है वो किसने कहा है? बताइए। देखिए बच्चों, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था।
चलिए अगला 7वां देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संत जो है अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी गया था। तो आपको बताना है कौन गया था। सूरदास, नंददास, कुंभनदास या कृष्णदास, कौन गया था आपको बताना है। तो देखो बच्चों 7वां का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी, अर्थात कुंभनदास जो है वो अकबर के बुलाने पर गए थे। कुंभनदास जो हैं ये 1492 में 1492 में ये वल्लभाचार से दीक्षित हुए थे और अकबर के बुलाने पर जो है ये फतेहपुर सीकरी गए थे और इन्होंने कहा था कि संतन सो कहा सीकरी में काम और आवत जात पन्हैया टूटल बिसर गो हरिनाम। तो ये पंक्ति इनकी बड़ी जो है वो प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। कह रहा है कि जुगलमान चरित नाम के ग्रंथ के लेखक कौन है। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। जुगलमान चरित किसका है, नंददास का है, कृष्णदास का है, चतुर्भुज दास का है या छित स्वामी का है। तो आपको 8वां का बताना है। नंददास हैं, कृष्णदास हैं, चतुर्भुज दास हैं या छित स्वामी हैं। तो जुगलमान चरित किसकी रचना है, तो कृष्णदास की रचना है। किसकी है, कृष्णदास की। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि इश्कनामा किसका काव्य है। कह रहा है कि इश्कनामा किसका काव्य है। घनानंद का है, बोधा का है, केशवदास का है कि भूषण का है। आपको बताना है कि इश्कनामा जो है वो रचना किसकी है। घनानंद की है, बोधा की है, केशवदास की है या भूषण की है। तो देखिए इश्कनामा और बिरह बारिश दो रचनाएं जो है किसकी हैं, बोधा की हैं। तो इश्कनामा किसकी रचना है, बोधा की है। बोधा रीति काल में रीति मुक्त धारा के कवि माने जाते हैं। तो 9वां का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 10वां में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, आ सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है। ये पंक्ति किस कवि की है। आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है किस कवि की है। ठाकुर की है, घनानंद की है, द्विजदेव की है या मतीराम की है। तो आपको बताना है कि इस पंक्ति को किसने कहा है। ठाकुर ने कहा है, घनानंद ने कहा है, द्विजदेव ने कहा है या मतीराम ने कहा है। तो देखो बच्चों इसको जो है वो ठाकुर ने कहा है। किसने, ठाकुर ने कहा है। और ठाकुर जो है वो भी रीति काल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो किसने कहा है, ठाकुर ने कहा है। चलो बच्चों अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है। कह रहा है कि शतरंज शतिका जो कृति है इसके रचनाकार कौन है। भिखारी दास हैं, देव हैं, रसनिधि हैं या चिंतामणि हैं। तो शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है, आपको ये बताना है कि इसकी रचना जो है किसने की है। भिखारी दास ने, देव ने, रसनिधि ने या चिंतामणि ने। तो देखो बच्चों 11 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भिखारी दास। किसने किया है, भिखारी दास ने। और इनकी अन्य रचना है जिसमें नामकोश भी है, रस सारांश है, काव्य निर्णय है, श्रृंगार निर्णय है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए 12 में देखिए क्या कह रहे हैं। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। कह रहा है कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले और कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। ये बात जो है शुक्ल जी ने कही है, लेकिन ये किसके संदर्भ में बात कही जाती है। तो आपको 12 का उत्तर देना है कि किसके संदर्भ में है। ये रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट या बद्रीनारायण चौधरी। बद्रीनाथ चौधरी का पूरा नाम प्रेमघन भी है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो ये प्रेमघन के बारे में कहा जाता है। किसके बारे में, प्रेमघन के बारे में, जिनका पूरा नाम बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है। तो 12 का उत्तर डी सही हो जाएगा। चलिए 13 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। कह रहा है कि आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। तो आपको बताना है कि कौन सी विशेषता है। पहला कह रहा है कि मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना। दूसरा कह रहा है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित। तीसरा कह रहा है कि नवगीतों में संगीतों के तत्वों का पिरोना। और चौथा कह रहा है कि भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना। तो बताना है आपको कि कौन सी बात इसमें सही है। तो देखो बच्चों जो आधुनिक काल में गद्य है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में क्या करना, प्रतिष्ठित करना। यह आधुनिक गद्य की सबसे बड़ी विशेषता है। चलो आगे देखियो 14 में।
कह रहा है कि हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? कह रहा है कि हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 17 है, 19 है, 21 है या 23 है? तो देखो बच्चों, हरिऔध जो है वो द्विवेदी काल के कवि हैं और इनका प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, जिसका प्रकाशन सन 1914 में हुआ था और इसमें जो है अ, कुल सर्गों की संख्या 17 है। कितने सर्ग हैं? 17 हैं। चलो अगला देखो भाई, 15 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? हरिऔध का है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? हरिऔध का नहीं है होना चाहिए। इसके प्रश्न में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है ना। देखिए ये क्या होना चाहिए, कौन जो है हरिऔध का इसमें नहीं है होना चाहिए। हरिऔध का है नहीं, यहाँ बीच में छूट गया है। हरिऔध का नहीं है होगा ना। चलिए इसको नहीं बना लीजिए। तो कौन नहीं है इसमें? प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नहीं है। आपको नहीं बताना है कि कौन सा नहीं है। पदम प्रसून, मृत्युंजय, प्रेम पचीसी और देवसभा। तो आपको बताना है कि कौन इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ग्रंथ जो है वो नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए पद प्रसून इन्हीं का है, मृत्युंजय इन्हीं का है, प्रेम पचीसी इन्हीं का है, देवसभा इनका नहीं है। कौन सा रचना? देवसभा नहीं है, यह रामचरित उपाध्याय की रचना है। किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय की। तो ये नहीं है, आप इसको नहीं समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नहीं है। तो नहीं, इसमें देवसभा है, देवसभा है, नहीं है उनका, ये रामदास त्रिपाठी का है, सॉरी रामचरित उपाध्याय का है। किसका है ये रामचरित उपाध्याय का है, रामचरित उपाध्याय का है। किसका है? रामचरित उपाध्याय का है। चलिए आगे देखिए, अगला में क्या कह रहा है? कह रहे इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शृंगगुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? कह रहे इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शृंगगुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर और मानसी। तो आपको बताना है कि कौन इसमें जो है मैथिली शृंगगुप्त का नहीं है। 16 में आपको बताना है। तो देखो बच्चों, 16 में जय भारत इनका है, विष्णुप्रिया भी है, द्वापर भी है, मानसी इनका नहीं है ना। कौन सा नहीं है? मानसी नहीं है। तो 16 का डी हो जाएगा, मानसी रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी की। चलिए 17 में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है द्विवेदी युगीन नामकरण किस किया गया है? कह रहा है द्विवेदी युगीन नामकरण किया गया है। मतलब आपको ये बताना है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। तो बच्चों देखो, द्विवेदी युग का नामकरण जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। किसके नाम पर किया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। तो 17 का सी सही हो जाएगा। चलो 18 में देखो क्या कह रहे हैं? कह रहे द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? कह रहा है कि द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? गद्यात्मकता, वैचारिकता, काव्यात्मकता और वृत्तात्मकता। आपको बताना है कि किसकी प्रमुखता नहीं है। तो देखो बच्चों, द्विवेदी काल में गद्यात्मकता भी थी, वैचारिकता भी थी और वृत्तात्मकता भी थी, काव्यात्मकता नहीं थी। तो 18 का सी सही हो जाएगा। ये इसकी विशेषता जो है वो नहीं है। तो 18 का उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलो बच्चों 19 में देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन है, उसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा व्यवस्थित क्रम है। पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। बी में है प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। सी में है निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा। और चौथे में है महादेवी वर्मा, पंत, निराला और प्रसाद। आपको बताना है कि कौन सा जो है वो आरोही क्रम के हिसाब से लगा हुआ है। ठीक, तो उत्तर इसका देखा जाए तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। कौन सा होगा? बी। अब बी कैसे होगा देखो, प्रसाद 1889, निराला 1899, पंत 1900 और महादेवी वर्मा 1907। तो ये क्रम जो है इनका सही हो जाएगा। चलो अब देखो 20 में कह रहे कि मौर्य विजय किसकी रचना है? कह रहा है कि मौर्य विजय जो है किसकी रचना है? मैथिली शरणगुप्त की है, श्याम नारायण पांडे की है, सियाराम शरणगुप्त की है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है कि मौर्य विजय किसकी रचना है। मैथिली शरणगुप्त की है, श्याम नारायण पांडे की है, या सियाराम शरण गुप्त की है। तो देखो बच्चों, मौर्य विजय जो है वो रचना सियाराम शरण गुप्त की है। किसकी है? सियाराम शरण गुप्त की है। इनकी रचनाओं में पाथे है, गोपिका है,
बापू है, अनाथ है, आर्द्रा है, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए, इसके बाद पूछा है कि मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है। 21 में बताना है कि मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है। दोहा का, सोनेट का, चौपदे का या रुबाइयों का। तो आपको बताना है कि मधुशाला में हरिवंश राय ने किसका प्रयोग किया है। देखिए, हरिवंश राय बच्चन जो है वो अ, दोहा का प्रयोग किया है, सोनेट का क्या है, चौपदे का क्या है या रुबाइयों का क्या है। तो आपको बताना है किसका प्रयोग किया है। तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन ने जो है इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया है, रुबाइयों छंद का प्रयोग किया है। ये 4 पंक्तियों का छंद होता है। 2 और चौथी जो है होती तुलनात्मक होती है तथा तीसरा जो होता है उसमें आजाद होता है। तो डी हो जाएगा रुबाइयाँ। चलिए, 22 में देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसको क्या कहते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं। प्रयोगवाद, छायावाद, प्रगतिवाद या प्रतीकवाद। तो रोमांटिसिज्म हिंदी में क्या कहलाता है। तो बच्चों, रोमांटिसिज्म हिंदी में छायावाद कहलाता है। क्या कहलाता है, छायावाद कहलाता है। तो 22 का उत्तर क्या सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, 23 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था। सन 1929 में, सन 1936 में, सन 1926 में या 1943 में। तो आपको बताना है कि किस सन में जो है हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ का। इसकी चूंकि स्थापना 1935 में हुई थी, एम फास्टर की अध्यक्षता में हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय भारत के 2 लोग थे जो मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर जो इसमें शामिल हुए थे। बाद में भारत में आने के बाद इसकी स्थापना हुई, लेकिन भारत में इसकी स्थापना जो हुई थी 1936 में हुई थी। सन 1936 में हुई। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1936 में हुई थी। और इसकी जो पहला अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था और जिसके अध्यक्ष थे प्रेमचंद। चलिए, आगे देखिए, 24 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल, कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है, माझी का पुल या जो टंगा है लोगों के अंदर। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल, कौन खड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है, माझी का पुल जो टंगा है लोगों के अंदर। तो बताना है किसका है, केदारनाथ अग्रवाल का है, केदारनाथ सिंह का है, कुंवर नारायण का है या धर्मवीर भारती का है। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसकी है। तो ये पंक्ति जो है वो केदारनाथ सिंह की है। किसकी है, केदारनाथ सिंह की है। चलिए, कह रहा है कि प्रयोगवाद की विशेषता थी, कह रहा है कि प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी। आकस्मिक कल्पना, आकस्मिक कल्पना, राजनीतिक विचारधारा का समावेश, जनता से दूरी या शिल्पगत चमत्कार। आपको बताना है कि प्रयोगवाद की विशेषता क्या थी। प्रयोगवाद की विशेषता क्या थी, आकस्मिक कल्पना, राजनीतिक विचारधारा का समावेश, जनता से दूरी या शिल्पगत चमत्कार। तो देखिए, जो प्रयोगवाद है इसकी जो प्रमुख विशेषता थी वो थी शिल्पगत चमत्कार थी। क्या थी, शिल्पगत चमत्कार थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, 26 में देखिए क्या करें, कोयरे सोई पलास दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के लेखक कौन है। सोई पलास दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के लेखक का नाम बताना है। नचिकेता है, शंभुनाथ सिंह है, यश मालवी है या महेश्वर तिवारी है। तो आपको बताना है कि नचिकेता है कि शंभुनाथ सिंह है कि यश मालवी है या महेश्वर तिवारी है। सोए पलास दहकेंगे, तो देखो बच्चों, सोए पलास दहकेंगे जो नवगीत संग्रह है ये नचिकेता का है। किसका है, नचिकेता का है। चलिए, 27 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 19वीं सदी में हिंदी साहित्य हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमीर खुसरो ने, ग्रियर्सन ने, सदल मिश्र ने या मिश्र बंधुओं ने। तो आपको बताना है 27 का उत्तर क्या होगा, अमीर खुसरो होगा, ग्रियर्सन होगा, सदल मिश्र होगा या मिश्र बंधु होगा। तो देखो बच्चों, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो सदल मिश्र होगा। कौन होगा, सदल मिश्र हो जाएगा। गद्य के उन नायकों में माने जाते हैं। चलिए, 28 में क्या कह रहा है कि आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कि आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यह एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है। यह जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाता। तीसरा, इसमें पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री है। और चौथा, परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो बच्चों, इसमें जो कथन सही नहीं है
वो चौथा ही नहीं सही है, क्योंकि चौथा में एक लड़की नहीं है, दो लड़की हैं। कितनी लड़कियां हैं? दो लड़कियां हैं और एक लड़का है। तो डी वाला ऑप्शन जो है इसमें क्या है? वो असंगत है। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है मिट्टी के लौंदे, सबके सब मिट्टी के लौंदे, आधे अधूरे में ये कथन किसका है? मिट्टी के लौंदे, सब के सब मिट्टी के लौंदे, आधे अधूरे में ये कथन किसका है? पुरुष एक का, स्त्री का, लड़का का, छोटी लड़की का। तो आपको बताना है कि ये किसका कथन है। तो देखो बच्चों, ये कथन जो है छोटी लड़की का है, जिसका नाम किन्नी रहता है। क्या नाम रहता है? किन्नी रहता है। ये कथन उसका है। चलिए 30 में क्या कह रहा है? चारणदास चोर किसकी काव्य कृति है? कह रहा है कि चारणदास चोर किसकी काव्य कृति है? मुद्रा राक्षस की है, बलराज पंडित की है, हबीब तनवीर की है, या नागबोडस की है? तो बताना है आपको कि चारणदास चोर जो है वो किसकी कृति है। तो देखो बच्चों, चारणदास चोर जो है वो हबीब तनवीर की रचना है, नाटक है। किसका है? हबीब तनवीर का नाटक है। चलो 31 में देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कह रहा है कि व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, रामेश्वर शुक्ल अंचल, गोपाल राम गहमरी। आपको बताना है कि कौन जो है नहीं है। तो देखो बच्चों, इसमें उत्तर जो सही होगा वो गोपाल राम गहमरी हो जाएगा, क्योंकि गोपाल राम गहमरी एक जासूसी उपन्यासकार थे। कैसे उपन्यासकार थे? जासूसी उपन्यासकार थे। चलिए 32 में क्या कह रहा है? कि जल्पा किस उपन्यास की नायिका है? कह रहा है कि जल्पा किस उपन्यास की नायिका है? गोदान की, रंगभूमि की, कर्मभूमि की, या गबन की? तो आपको बताना है कि जाल्पा जो है, जाल्पा किस उपन्यास की नायिका है, ये बताना आपको है। तो देखो बच्चों, जाल्पा जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास जो था वो गबन की नायिका थी। किसकी नायिका थी? गबन की नायिका थी, जिसमें रामनाथ, देवी दीन, दयानाथ और जोहरा ये प्रमुख पात्र थे इसमें। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। 33 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार हैं अनामिका, अलका सरावगी, मधु कांकरिया, या नासिरा शर्मा। तो आपको बताना है कि 10 द्वारे का पिंजरा ये कृति किसकी है। तो देखो बच्चों, ये कृति जो है इसका प्रकाशन 2008 में हुआ था, और यह कृति जो है अनामिका की है। किसकी है? अनामिका की। तो ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला। चलिए 34 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है। कह रहा है गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा है, मृदुला गर्ग है, महुआ मांझी है, या निर्मला भुराडिया है? तो आपको बताना है कि गुलाम मंडी जो है वो किसकी रचना है, और किस लेखिका का उपन्यास आपको बताना है 34 का। तो देखो बच्चों, ये निर्मला भुराडिया का है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुलाम मंडी निर्मला भुराडिया की रचना है। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। 35 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में मिलता है, वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता? तो आपको बताना है कि ऐसा क्यों नहीं मिलता है जो पंत जी की रचनाओं में प्रकृति का वर्णन मिलता है। चूंकि पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत का जन्म जो है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौशानी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चूंकि प्रकृति की गोद में उनका जन्म हुआ और प्रकृति की गोद में पले बढ़े, और प्रकृति का सबसे बेहतर जो है, अगर कोई कवि बन पाया तो आधुनिक काल में सुमित्रानंद पंत रहे। तो पूछा है कि जो प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण या प्रकृति का जितनी गहराई से चित्रण सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में देखने को मिलता है, वैसा अन्य क्यों नहीं मिलता? आपको ये बताना है। पहला है, प्रकृति निरीक्षण का शु अवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका। दूसरा कह रहा है कि पंत जी को अल्मोड़े में बचपन बिताने तथा युवस्था में इलाहाबाद में रहने का जो अवसर मिला था, वैसा किसी दूसरे को नहीं मिल पाया। तीसरा कह रहा है कि प्रकृति चित्रण करने की अपेक्षा विचारधाराओं का विश्लेषण करना श्रेष्ठ है। और चौथा कह रहा है कि प्रकृति चित्रण में कथा वस्तु को पिरोने की गुंजाइश का कम होना है। तो आपको बताना है इसका उत्तर। तो बच्चों, इसका उत्तर सही हो जाएगा पहला वाला। कौन सा सही होगा? पहला होगा, क्योंकि प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर जो उनके प्रति समर्पित मनोभाव और किसी में कभी नहीं आ सका, क्योंकि प्रकृति की गोद में ही वे पाले बढ़े थे। चलिए अगला क्या कह रहा है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये किसने कहा है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने, या रामचंद्र शुक्ल ने? तो आपको बताना है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये किसने कहा है? तो देखो बच्चों, ये कहा है किसने? ये अ, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो 36 का उत्तर क्या सही हो जाएगा? 36 का बी हो जाएगा, महावीर प्रसाद
द्विवेदी हो जाएगा। चलो 37 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रताप शाही की रचना नहीं है। कह रहा है कि प्रताप शाही की रचना नहीं है। काव्य विलास, नवरस तरंग, व्यंगारत कौमुदी या श्रृंगार मंजरी। देखो श्रृंगार मंजरी, बच्चों देखो श्रृंगार जो है वो गलत टाइप हो गया है, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा श्रृंगार। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, ये श्रृंगार लिखा जाएगा। ठीक, तो श्रृंगार मंजरी। तो आपको बताना है कि प्रताप शाही की जो है इसमें रचना नहीं है। कौन सी रचना जो है वो प्रताप शाही की नहीं है। तो 37 वाले में बी सही हो जाएगा। नवरंग तरंग जो है वो इनकी नहीं है, ये बेनी प्रवीण की रचना है। किसकी है? बेनी प्रवीण की है। बाकी काव्य विलास, व्यंगारत कौमुदी और श्रृंगार मंजरी ये प्रताप शाही की रचना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्या कह रहा है कि अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? कह रहे हैं कि अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, शेख नबी या मंझन। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा और किसको दिया जाता है। तो देखो बच्चों, ये मुल्ला दाऊद को दिया जाता है। किसको? मुल्ला दाऊद को दिया जाता है, क्योंकि 1379 में इनकी रचना आई थी जिसका नाम था चंदायन, जो अवधि में लिखा गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 39वां सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? कह रहा है कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, नंदुलारे वाजपेयी का है या ग्रेरसन का है? तो देखो बच्चों, ये जो कथन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक, तो 39 का कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए आज का अंतिम सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। कह रहा है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। इसमें शैव और वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। इस कांड में कवि ने विभिन्न समस्याओं का उचित और सर्वग्राही समाधान दिया है। तो आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा होगा, कौन सा कथन जो है वो असत्य है। इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण हुआ है, बात सही है। कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, ये भी सही है। इसमें शैव व वैष्णव मतों का सामान्य दृष्टिकोण होता है, भी सही है। इस कांड में कवि ने विभिन्न समस्याओं का उचित और सग्राही समाधान दिया है, अर्थात डी जो ऑप्शन होगा वो असत्य होगा। तो डी इसमें क्या हो जाएगा? वो असत्य हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी जो है वो असत्य होगा। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरह से जो है आज प्रश्नों की सीरीज जो है वो खत्म होती है। और अगर आपको प्रश्न पसंद आए, अगर अच्छा लगे, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।